एसिडिटी समझकर इग्नोर करने वाले पेशेंट्स को जब अल्ट्रासाउंड में पत्थर मिलता है तब उनको यकीन होता है प्रॉब्लम कुछ और ही थी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जगदीश चौधरी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही डिसीज़ के बारे में जो हर एक सर्जन रोज़ देखता है, गॉल स्टोन्स। जी हाँ, पित्त की थैली की पथरी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है, कौन से पेशेंट्स में सर्जरी ज़रूरी है और किस में हम दवाइयाँ दे सकते हैं। दोस्तों, गॉल स्टोन्स एक छोटी सी पाउच होती है, यानी एक थैली होती है जो कि लिवर के निचले हिस्से में लगी होती है। ये बाइल यानी पित्त को स्टोर करती है। ये बाइल हमारा फैट डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है और गॉल ब्लैडर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो बाइल में छोटे छोटे से अक्सर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये होते हैं स्टोन्स, यानी कि गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स बेसिकली सॉलिडिफाइड बाइल सब्सटेंस है। मुख्य रूप से ये दो तरह के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो कि 80% होते हैं एवं पिगमेंट स्टोन्स जो कि 20% होते हैं। रिसेंट सिस्टमैटिक रिव्यू 2024 के हिसाब से दुनिया में लगभग 6% लोगों में गॉल स्टोन्स पाए जाते हैं और इंडिया में दोस्तों ये ट्रेंड बढ़ ही रहा है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड सीडेंट्री लाइफ स्टाइल्स। गॉल स्टोन्स किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं, जैसे कि वुमेन्स यानी कि महिलाएं, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद। ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स, इनमें भी इसकी संभावना होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। रैपिड वेट लॉस करना, पोस्ट डाइट या फिर बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में, हीमोलाइटिक डिसीजेस जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या फिर फैटी लिवर डिसीज के अंदर भी। रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से दोस्तों प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी लंबे टाइम बैठे रहना और लो फिजिकल एक्टिविटी गॉल स्टोन्स का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक छुपा हुआ कल्प्रिट है। तो गॉल स्टोन्स साइलेंट भी हो सकते हैं और कभी कभी सिम्टम्स भी देते हैं। इसके मुख्य रूप से जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में, यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में खाने के बाद होने वाला दर्द, साथ ही नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी होना और उल्टी जैसा एहसास होना खाने के बाद। कभी कभी शोल्डर और बैक पेन भी महसूस होता है, कभी कभी फीवर होना, जॉइंटिस होना। अगर वो स्टोन्स ऊपर डक्ट में आके रुक जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के फीचर्स भी आ सकते हैं। दोस्तों, डायग्नोसिस बहुत ही इजी, अल्ट्रासाउंड जो कि फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है वो कि सेफ होता है, एक्यूरेट होता है एवं इजीली अवेलेबल होता है। अगर सस्पिशन है कि वो स्टोन ऊपर नली में आ गया है यानी कि कोलोडिकोलिथियासिस है तो MRC या ERCP भी किया जा सकता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑप्शंस में नंबर 1 ऑब्जर्वेशन या फिर वॉचफुल वेटिंग, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है जिनमें कोई लक्षण नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है तो दोस्तों सर्जरी ज़रूरी नहीं होती है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू 2022 के अनुसार ऐसे पेशेंट्स में प्रोग्रेशन बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। नंबर 2 लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है और दोस्तों सेफ भी है। इसमें पेट के अंदर 3 से 4 छोटे छोटे इंसिशंस लगा के हम दूरबीन के माध्यम से पूरी पित्त की थैली को निकाल देते हैं। इसमें लगभग 1 घंटा 2 घंटा सब्जेक्ट टू कंडीशन समय लगता है एवं इसे एक डे केयर सर्जरी में डाला गया है। लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार सभी गॉल स्टोन्स के अंदर सर्जरी ज़रूरी नहीं होती है। ये एक डिसीजन ऑन द टेबल होता है। सिम्टम्स, स्टोन साइज एवं पेशेंट प्रेफरेंस हमेशा मैटर करती है। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की दोस्तों अगर बात करें तो छोटे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं उसमें UDCA यानी अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड यूज़ किया जाता है, लेकिन रिकरेंस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ESWL यानी कि शॉकवेव थेरेपी भी कुछ सेंटर्स में होती है पर लिमिटेड सक्सेस इसकी रिपोर्टेड है। दोस्तों, गॉल स्टोन्स अगर बाइल डक्ट में फंस जाए तो ये डेंजरस भी हो सकता है। कोलिडोकोलिथियासिस, कोलेंजाइटिस या पैनक्रेटाइटिस तक जानलेवा भी इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले। अगर ऐसा है तो ERCP से पहले स्टोन को निकाला जाता है, फिर इमीडिएटली लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी प्लान की जाती है। मेरी तरफ से अगर टिप्स की बात करूं तो लार्ज स्टोन्स यानी कि 3 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन्स में कार्सिनोमा का रिस्क होना बहुत ज़्यादा पाया गया है
और अगर अर्ली लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी प्लान की जाए एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम पाए गए हैं एक रिव्यू के अनुसार। हमेशा बाइल डक्ट की एनाटोमी को ऑपरेशन से पहले देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं अपने पेशेंट्स में MRCP हमेशा पहले करवाता हूँ। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार दोस्तों माइक्रोफ्लूइडिक बाइल एनालिसिस ये हम करते हैं ताकि पेशेंट को कितना लिथोजेनिक रिस्क है उसके बारे में हमें पता लग सके, जिसमें सबसे ऊपर है एक हेल्दी वेट को मेंटेन रखना, यानी कि क्रैश डाइट्स को अवॉइड करना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज जिसमें कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, एवं एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर मॉडरेट फैट, एडिक्वेट फाइबर्स या हाइड्रेशन का आप ध्यान रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करें। अननेसेसरी फास्टिंग और जो इरेटिक मील्स हैं इसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक एक्टिव लाइफस्टाइल गॉलस्टोन रिस्क को 25 से 30% तक कम करता है। दोस्तों एज ए सर्जन मेरा सजेशन बहुत सिंपल है। अगर पेशेंट को रिकरेंट पेन है, वॉमिटिंग है, फीवर या जॉइंटिस जैसे सिम्टम्स हैं तो इसे इग्नोर ना करें। एक छोटा सा सिंपल सा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डायग्नोसिस को बनाया जा सकता है। और अगर गॉलस्टोन सिम्टोमेटिक हैं तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी पूरी तरह से सेफ है एवं क्यूरेटिव भी है। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं तो अननेसेसरी सर्जरी से बचना चाहिए। हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड अप्रोच मेरी नज़र में बेस्ट रहती है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर जगदीश चौधरी, मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट्स में अपनी आप प्रॉब्लम्स बताइए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। स्टे फिट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।